वेलकम फ्रेंड्स। आज है 11 सितंबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है 11 सितंबर के सारे न्यूज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला बड़ा न्यूज है कि तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह के भाई का किया कत्ल। जो अमरुल्लाह सालेह हैं ये राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति थे पहले, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। इनका भाई का नाम है रोहिल्ला इनका भाई का नाम है। तालिबान के द्वारा जो है इनके भाई को यातनाएं दी गई और साथ में बाद में इनको मार दिया जाता है। और जब मारने के बाद जो है इनका शव को भी दफनाने नहीं दिया जाता है। बोलते हैं तालिबान वाले कि इसका जो शव है, जो रोहिल्ला है, इसका शव को, इसका लाश को सड़ने के लिए बाहर में छोड़ दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के भरोसे तक तालिबान सरकार को ब्रिक्स देश नहीं देंगे मानता। ब्रिक्स BRICS, इसमें कितने कंट्री हैं? इसमें आपकी 5 कंट्री है। तो सबसे पहले आप देखिए BRIC, पहले शुरुआत में था ब्रिक। इसकी स्थापना कब की जाती है? 2006 में इसकी स्थापना की जाती है। जो ब्रिक है इसका पहला समिट कहाँ पर होता है? तो 2009 में इसका पहला समिट जो है रूस में होता है, ठीक है। 2009 में पहला समिट रूस में होता है। उसके बाद इसमें ES जुड़ जाता है 2010 में, ठीक है। 2010 में जो है ES जुड़ जाता है, मतलब कि साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ जाता है। याद रखिएगा 2010 में जुड़ता है। जो ब्रिक्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रिक्स टावर संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद ये और भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो ब्रिक्स की जनसंख्या, जो ब्रिक्स में आपकी टोटल 5 कंट्री हैं, ठीक है। ये 5 कंट्री की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या के 41.53% है। जो 5 कंट्री हैं इनकी लैंड कितनी है पूरे विश्व की? तो 26.65। और इनकी GDP कितना है? तो 23.21% इनकी GDP है। उसके बाद जो ब्रिक्स का 13वां समिट हुआ है, ब्रिक्स का 13वां समिट ये किसके द्वारा आयोजित कराया गया है? तो भारत के द्वारा। इसका अध्यक्ष भारत था। इसका पहले भारत एक बार और ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। वो 8वां ब्रिक्स सम्मेलन था और कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ था, भारत के गोवा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि कोविन बताएगा किसी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है या नहीं। जो कोविन प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से जो कोई भी व्यक्ति कोरोना की अगर वैक्सीन लेना चाहता है तो सबसे पहले यहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद उस व्यक्ति को टीका लगेगा, उस व्यक्ति को जो है वैक्सीन लगेगा। उसके बाद जो है उस व्यक्ति का यहाँ पर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो कोविन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या नया चेंजेज आया है? तो इसमें नया चेंजेज आया है कि API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति को चेक करना है कि व्यक्ति अगर टीका लिया कि नहीं लिया है तो उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर API में डाला जाएगा। उसके बाद एक OTP आएगा। अगर OTP जैसे ही डालेगा तो उस व्यक्ति का सारा लिस्ट खुल के आ जाएगा कि वो व्यक्ति कोरोना का टीका लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है। इस बात को आपको। नेक्स्ट न्यूज है कि दाखिल खारिज की एंट्री से नहीं मिलता मालिकाना हक। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि दाखिल खारिज से जो है सिर्फ भू-राजस्व एकत्रित करना इसका मकसद होता है दाखिल खारिज का। उसके बाद बोला गया कि सिर्फ जो है दीवानी अदालत के फैसले से ही हो सकती है स्वामित्व का निर्धारण, किसी भूमि का स्वामित्व का निर्धारण, ठीक है। दीवानी अदालत के फैसले के माध्यम से ही सिर्फ, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है UAPA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होगी पहली 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ठीक है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। तो इसमें याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री कौन है? तो पीटर, यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर देखिए, पीटर डुट्टो हैं। और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन है? मैरिस पायने, ठीक है। उसके बाद जो भारत के विदेश मंत्री कौन है और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह है
और विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर है। जो 2+2 वार्ता ये कहाँ पर किया जाएगा, तो दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली में किया जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है क्वाड के बारे में, ठीक है, क्वाड, QUAD, क्वाड। क्वाड में कितने कंट्री हैं, तो क्वाड में आपके 4 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री है, भारत है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। जो क्वाड है इसकी स्थापना कब की गई थी, 2007 में, लेकिन 2007 के बाद जो है 2016 तक एक ठंडे बस्ती में चला जाता है और 2017 में जाके फिर से दोबारा एक्टिव होता है। और इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है कौन, क्वाड, ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। खेल से संबंधित है कि फिजियो के पॉजिटिव आने के बाद रोहित और विराट नहीं चाहते थे मैच, और बोला जा रहा है कि जो अगला जो 5वां टेस्ट था कैंसिल कर दिया गया है। ये 5वां टेस्ट होगा कब, 5वां टेस्ट बोला जा रहा है कि अगले साल हो सकता है 5वां टेस्ट, मतलब 2022 में हो सकता है 5वां टेस्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दिल्ली में शुरू हुआ पहला सोलर माइक्रो ग्रिड, ठीक है। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर जो है उपभोक्ताओं को सोलर माइक्रो ग्रिड से बिजली दी जाएगी। इससे जो डिस्कॉम कंपनियां होती हैं बिजली देती हैं, अगर बीच में बिजली कट गया तो जो इम्पोर्टेंट संस्थान है उनको जो है सोलर माइक्रो ग्रिड से बिजली आपूर्ति की जाएगी, जैसे कि अस्पताल हो गया, जो ज़रूरी सेवाएं हैं उनको। जो सोलर माइक्रो ग्रिड है यहाँ पर लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और 466 किलोवाट सौर ऊर्जा भंडारित करने की क्षमता है। इसमें खर्च कितना आया, टोटल इसमें 5.5 करोड़ रुपया खर्च आया है और जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। जर्मनी के फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सहयोग से सोलर माइक्रो ग्रिड का स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, ग्लोबल वार्मिंग के बाद अब माइक्रो प्लास्टिक बन रहा बड़ी चुनौती। इसके सारे पॉइंट को आपको लिखना है कि अब मछली भी सेहत भोजन के पर्याय नहीं रह गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा समुद्र में जो है माइक्रो प्लास्टिक है। जो माइक्रो प्लास्टिक को मछली खा लेती हैं और वो माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में, हम मछली खाते हैं तो वो माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में भी आ जाता है। उसके बाद है कि हर साल जो है समुद्र में 8 मिलियन टन प्लास्टिक पहुंच रहा है और यह टूटकर जो है माइक्रो प्लास्टिक के रूप में बदल जाता है। प्लास्टिक कण जब टूटकर 5 माइक्रोमीटर से छोटे हो जाते हैं तो उनको माइक्रो प्लास्टिक कण कहा जाता है। माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे फूड चेन के माध्यम से मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों में पहुंच रहा है। टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर क्रीम के जरिए रोज़ाना जो है औसत 2.4 माइक्रोग्राम माइक्रो प्लास्टिक कण हमारे शरीर में जा रहा है। कार के टायरों से हर रोज़ जो है 100 किलोमीटर पर 20 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक की धूल उड़ती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। माइक्रो प्लास्टिक के नुकसान क्या हैं, तो इसके नुकसान है कि यह मसूड़े त्वचा में संक्रमण का कारण बन सकते हैं और आँखों में चिपक कर कॉर्निया उसे जख्मी भी कर सकते हैं। और चेहरे के सौंदर्य उत्पादकों में मौजूद माइक्रोविड्स त्वचा के छोटे छोटे उभार व आगे के संक्रमण का कारण बन सकते हैं। हवा में मौजूद माइक्रो प्लास्टिक जो है सांस के जरिए हमारे फेफड़े को प्रभावित कर सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा अभी ऐसा देश है जो हाल ही में जो आपके सन का क्रीम है जो लगाते हैं चेहरा पर, उसे बैन कर दिया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है कि क्या नैनो प्लास्टिक क्या है, तो नैनो प्लास्टिक क्या है, 1 माइक्रोमीटर से भी कम आकार के प्लास्टिक कणों को नैनो प्लास्टिक कहा जाता है। वे अपने कम आकार के कारण पर्यावरण के लिए अधिक जोखिम पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए कार और ट्रक के टायरों से धूल, सिंथेटिक टेक्सटाइल, रस्सियाँ, पेंट आदि प्लास्टिक की धूल कण के पहियों और सड़क के बीच घर्षण से बनती है। इसके बाद है कि माइक्रोवेव नैनो प्लास्टिक जो है बड़ी समस्या बनने वाला है। 2025 तक जो है समुद्र में जलीय जीवों से ज़्यादा जो है प्लास्टिक के कण रहेंगे। उसके बाद ये कण खतरनाक क्यों हैं, इसके बारे में जान लीजिए। माइक्रो प्लास्टिक जो है भौतिक, एंजाइमेटिक और माइक्रोबियल गिरावट की प्रक्रियाओं से गुजरता है, पूरी तरह से टूटता नहीं है। माइक्रो प्लास्टिक जो है अत्यधिक हानिकारक हाइड्रोफोबिक कार्बनिक प्रदूषकों को अवशोषित कर सकता है और जलीय पर्यावरण से माइक्रो प्लास्टिक को हटाना अत्यंत कठिन है। प्लास्टिक, टेक्सटाइल,
फाइबर से उत्पन्न होने वाले माइक्रोप्लास्टिक कण हवा में मौजूद ही रहते हैं, जो हमारे फेफड़ों को जाके नुकसान पहुंचाते हैं। मुख्यक आयोग के अध्यक्ष बने इकबाल सिंह लालपुरा। जो इकबाल सिंह लालपुरा हैं वो पंजाब कैडर के पूर्व IPS अधिकारी थे, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है, इकबाल सिंह लालपुरा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, कोविन बताएगा किसी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है या नहीं। कोविन ने लॉन्च किया नया API आपको हम समझा चुके हैं, नो योर कस्टमर वैक्सीनेशन स्टेटस। कल आपके कोरोना के कितने नए मामले आए हैं, तो कल कोरोना के नए मामले 35,000 आए हैं। और कल कितना टीका लगाया गया है, तो कल 67.37 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। वर्तमान में कितने % लोग ठीक हो जा रहे हैं, तो 97.49% लोग ठीक हो जा रहे हैं और 1.33 लोगों की मृत्यु हो जा रही है। अब पॉजिटिव दर कितना है, तो 1.96 पॉजिटिव दर है, ठीक है। अगर 100 लोग को टेस्ट किया जा रहा है तो 1.96 लोगों को जो है पॉजिटिव मिल रहा है कोरोना। अधर में अफ़गानिस्तान पेज से, अफ़गानिस्तान के नाजुक हालात के लिए भारत के लिए खतरा, क्योंकि भारत में देखिए अवैध प्रवासी की संख्या भी बढ़ सकती है और भारत में जो आतंकवाद खतरा है वो भी बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व त्रिमूर्ति ने रखी अपनी बात और इनके द्वारा बोला गया कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने देना, तालिबान का जो वादा किया था उसे निभाना होगा, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि जो हमारे संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत कौन है, तो TS त्रिमूर्ति हैं। इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि ब्रिटिश खुफिया प्रमुख ने चेताया, तालिबान हुकूमत से बढ़ सकता है आतंकियों का दुस्साहस। सही बात है कि जो आतंकवादी है उनको लगा कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान सत्ता पर हासिल हो सकता है तो और कंट्री में हम क्यों नहीं हासिल हो सकते हैं। इससे आतंकवादी जो हैं उनके मंसूबे और भी मजबूत हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जेल की दीवारों के पार सुनाई देती है दर्द भरी चीखें और कराहें। अफ़गानिस्तान में बोली जा रही है कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं, पत्रकार हैं, उन सभी को यातनाएं दी जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि तालिबान को लेकर दुनिया को परोक्ष धमकी दे रहा है पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि चीन, पाक समेत पड़ोसी देश का तालिबान से उदारता का अनुरोध। नेक्स्ट न्यूज है कि अफ़गानिस्तान के साथ रुपये में व्यापार करेगा पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है अब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानी रुपये में व्यापार करेगा। उसके बाद है ETIM के आतंकी छोड़ चुके हैं अफ़गानिस्तान की धरती। तो ETIM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ठीक है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा। फेरी वालों के लिए खुले डिजिटल दरवाजे, मैं भी डिजिटल 30 अभियान का आगाज़, 223 शहरों में शुरू हुई विशेष ट्रेनिंग। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि जून 2020 को लॉन्च की गई थी PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। तो कब लॉन्च की गई थी, 2020 में लॉन्च की गई थी। इसके तहत क्या था कि जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको बिना गारंटी कागज़, फिर से बोलते हैं, बिना गारंटी कागज़ जमा किए उनको 10,000 तक जो है लोन दिया जा सकता था 7% के हिसाब से। अगर ये लोन अपने टाइम फ्रेम के अंदर चुका देते तो फिर से जो रेहड़ी पटरी वाला था उसे 20,000 लोन दिया जाएगा, उसमें भी बिना गारंटी कागज़ जमा किए। अगर वो 20,000 भी अपने टाइम फ्रेम के अंदर चुका देता है तो उसे 50,000 तक जो है लोन दिया जा सकता है बिना गारंटी कागज़ जमा किए रेहड़ी पटरी वाले को। जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं जो आपके रोड के किनारे चाट बेचते हैं, फुकचा बेचते हैं, उनको, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेमीकंडक्टर की कमी से जियो नेक्स्ट की लॉन्चिंग टली। जो सेमीकंडक्टर है इसका भारत में बहुत बड़ा कमी हो चुका है अभी। और नेक्स्ट न्यूज है कि जुलाई के औद्योगिक उत्पादन में 11.5% की बढ़ोतरी हुई है। और उससे भी बड़ा न्यूज है कि 8.895 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार में आपकी वृद्धि हो गई है। तो भारत में अभी विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो 642.453 अरब डॉलर, ठीक है, अरब
डॉलर, 642.453 अरब डॉलर है। जो आपके ये जारी कौन करता है कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास कितना है, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर देखिए आरबीआई है, इसकी स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। 1 अप्रैल 1935 को की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत जो आपका आरबीआई इसकी स्थापना होती है, तो उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, तो इसका हेडक्वार्टर आपकी कोलकाता में होता है और 1937 में इसका हेडक्वार्टर आपके बम्बई ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में होता है। ठीक है, 1949 में होता है। इसका पहले जो 1949 के पहले जो आरबीआई था प्राइवेट बैंक था। वर्तमान में आपके जो आरबीआई है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, संघर्ष से बचेंगे अमेरिका और चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच में फ़ोन पर बातचीत हुई है। इसी क्रम में बोला गया कि संघर्ष से अमेरिका और चीन को बचना चाहिए। उसके बाद है कि बाइडेन ने सभी कर्मियों के लिए टीका अनिवार्य किया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज, इसके सारे पॉइंट को आपको लिखना है। साझा प्रयासों से ही संभव जल संरक्षण। हाल ही में जो है बम्बई हाईकोर्ट ने पेयजल की नियमित आपूर्ति नागरिक का मौलिक अधिकार माना है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके सारे पॉइंट नोट डाउन करिएगा। बम्बई हाईकोर्ट, पहला पॉइंट है कि बम्बई हाईकोर्ट ने जो है पेयजल की नियमित आपूर्ति नागरिक के मौलिक अधिकार माना है। दूसरा पॉइंट है कि देश के जो है 60 करोड़ आबादी को शुद्ध और निर्बाध रूप से पेयजल अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। देश में जो है हमारे देश के 60 करोड़ आबादी को शुद्ध जल और एक तरीके से निर्बाध, मतलब हमेशा जो उनको पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार में जो है प्रदूषण मुक्त पानी और प्रदूषण मुक्त हवा का भी अधिकार है। जीवन के अधिकार में आर्टिकल 21 के तहत जो है प्रदूषण मुक्त पानी और प्रदूषण मुक्त हवा का भी अधिकार है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, यूनाइटेड नेशन 28 जुलाई 2010 को जो है स्वच्छ पेयजल को मानवाधिकार घोषित किया गया है। फिर से बोल देते हैं, 28 जुलाई 2010 को जो है स्वच्छ पेयजल को मानवाधिकार घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उसके बाद जो पाँचवा पॉइंट है उसमें बोला गया है कि 2018 से 2028 तक की अवधि को जो है अंतर्राष्ट्रीय जल दशक घोषित किया गया है। हाल ही में जो है यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया कि प्रदूषित पानी पीने के कारण डेली जो है 2300 लोगों की मौत हो जाती है। डेली जो है 2300 लोगों की मौत हो जाती है। साथ में बोला गया है कि 2050 तक जो है 5.7 अरब लोग जो है पानी का संकट झेल सकते हैं। साथ में ये भी याद रखना है कि धरती के पीने योग्य पानी का करीब जो है 30% हिस्सा जो है भूगर्भीय रूप से मिलता है। जो हम पानी पीते हैं उसका करीब 30% हिस्सा जो है भूगर्भीय रूप से मिलता है। साथ में ये भी बोला गया कि पिछले 10 वर्षों में जो है भूगर्भीय जल में जो धरती के अंदर जल है उसमें 54% की कमी आई है। उसी कारण आप अपने गांव में जहां शहर भी रहते होंगे वहां पर आप देखिएगा कि जो तालाब था, कुआं था, चापाकल था, उसका जल स्तर नीचे चला गया है। जो पहले 30 फीट का भी चापाकल था वो चलता था, लेकिन अब नहीं चलता है क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया है। नेक्स्ट न्यूज है, वैश्विक आतंकवाद का गहरा संकट। आज से ठीक 20 वर्ष पहले 11 सितंबर 2001 20 वर्ष पहले अमेरिका में एक ऐतिहासिक आतंकी घटना हुई थी। आज का दिन अमेरिका इसलिए याद रखता है कि पहली बार किसी आतंकी संगठन ने उसकी संप्रभुता को चुनौती दी थी और फिर जिसे नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी सैन्य, सामरिक और कूटनीतिक साहस व ऊर्जा झोंक दी। अब जब अमेरिका ने पिछले महीने अफ़गानिस्तान में अपने सैन्य मिशन को ख़त्म कर दिया, तब से इस निर्णय के संभावित परिणामों और विशेषकर
दुनिया में वैश्विक आतंकवाद के फिर से सिर उठाने की आशंका गहरा गई है। तो सही बात है, ठीक है। इसे क्या बोले कि जो आतंकवादी हैं उनके मंसूबे मजबूत हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, कार्बन सोखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जो मशीन है चालू हो गई है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओरका, ठीक है। उसका नाम है ओरका, उसका नाम है। किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? तो ज्यूरिख की कंपनी है, क्लाइमबर्ग्स द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ पर देखिए लिखा होगा क्लाइमबर्ग्स कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। और कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर भी देखिए आइसलैंड के हीलो सेबाई पावर स्टेशन पर स्थापित किया गया है। फिर से बोल देते हैं, आइसलैंड के हीलो सेबाई पावर स्टेशन पर स्थापित किया गया है। आइसलैंड एक आपके देश है। और इसका लागत कितना आया है? इसका लागत आपके 110 करोड़ रुपये इसका लागत आया है। सालाना जो आपके ओरोका जो मशीन है वो आपके 4000 टन जो है कार्बन सोखेगी, जो आपके 790 कारों द्वारा साल भर किए जाने वाले उत्सर्जन के बराबर है। और जो आपके ये 4000 टन कार्बन सूखेगी, ये कार्बन रखा कहाँ जाएगा? तो इस कार्बन को जो है भूमिगत कर दिया जाएगा, मतलब भूमि के अंदर इसे दबा दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखिए, खेल से संबंधित है कि सीरीज के नतीजे पर अभी भी असमंजस। ये हमें ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है कि ECB इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद है BCCI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद DRS, आप लोग देखते होंगे कि DRS ले लिया धोनी ने, ठीक है। तो DRS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ये तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि पेले को पछाड़कर दक्षिण अमेरिका के किंग बने लियोन मेसी। जो लियोन मेसी हैं ये किस देश के हैं? तो अर्जेंटीना के, लिख लीजिएगा, अर्जेंटीना के हैं। दक्षिण अमेरिका के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं लियोन मेसी। तो कितना गोल किए हैं? दक्षिण अमेरिका के सबसे अधिक गोल करने वाले हैं तो 79 गोल किए हैं। और इसका पहले 77 गोल करने वाले कौन थे? पेले। मतलब पेले को जो है पीछे छोड़ दिया है लियोन मेसी ने, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने दिया ऐतिहासिक भाषण। 1893 में आज ही अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत में हिंदुत्व को लेकर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। धर्म, वेदांत और योग को लेकर भारत के नज़रिए को पश्चिमी तक पहुंचाने में स्वामी विवेकानंद का अहम योगदान है। पश्चिमी देशों तक पहुंचाने में जो धर्म, वेदांत और योग को लेकर जो भारत का नज़रिया है उसे पश्चिमी देशों तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा योगदान है हमारे स्वामी विवेकानंद जी का है। उसके बाद है कि पेड़ों की रक्षा के लिए एक गाँव के 363 लोगों ने दे दी जान। तो 1730 में आज ही राजस्थान के खेजाड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में जो है बिश्नोई समाज बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं पर्यावरण के मामले में। तो बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए जान दे दी थी। और जोधपुर के महाराजा अजय सिंह द्वारा विशाल महल बनवाने के लिए हरे पेड़ों को काटने के आदेश के विरोध में लोगों ने पेड़ से लिपट गए और जो पेड़ काटने वाले लोग थे साथ में उन व्यक्तियों को भी काट दिया पेड़ के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये इम्पोर्टेंट है कि भारत की ओर से लाला अमरनाथ ने लगाया था पहला शतक। ये शतक कब लगाए थे? 1933 में। उसमें भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था और ये मैच आपके बम्बई में हुआ था, याद रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में लगाया गया था पहला शतक, किसके द्वारा? लाला अमरनाथ के द्वारा। टेस्ट हो चाहे वनडे, अगर पूछेगा पहला शतक किसके द्वारा खाली लगाया गया था तो आपको लगाना है लाला अमरनाथ के द्वारा 1933 में। और बम्बई में ये मैच का आयोजन किया गया था। और आपको याद रखना है कि लाला अमरनाथ उस समय भारत के कैप्टन थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जो चंद्रयान 2 है कब लॉन्च हुआ था? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था कि एक लैंडर था, एक रोवर था। जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है, लैंडर का नाम विक्रम है। जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है, ठीक है, उसका नाम प्रज्ञान है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें एक ऑर्बिटर भी था,
इसमें देखिए एक ऑर्बिटर था और इसमें लैंडर भी था, ठीक है। तो और जो लैंडर था वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि असफल हो गया। जो ऑर्बिटर है अभी भी चंद्रमा की कक्षा में ऑर्बिट कर रहा है, तो इसके द्वारा जो है चंद्रमा पर क्रोमियम और मैग्नीज की खोज की गई है। क्रोमियम और मैग्नीज की खोज की गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कृत्रिम कोशिकाएं तैयार करने में बड़ी सफलता मिली है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।